नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस पॉइंट्स कैनेडियन इमिग्रेशन के जो आजकल के हालात हैं उसके बारे में। जैसे पीएनपी ड्राज अभी तक नहीं आ रहे हैं, जो सीआरएस पूल जो है उसकी टोटल रीशफलिंग की जाएगी, जो अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स है वो चले गए हैं, क्या नई सिचुएशन होगी, कहाँ कट ऑफ स्कोर जा सकता है, ये सब बातें हैं। और पीएनपीज़ की क्या दिक्कत हो रही है वो भी बात आपसे डिस्कस करेंगे। ड्राज क्यों नहीं आ रहे वो भी बात करेंगे। तो और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये सब बातें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पीएनपी एलोकेशंस की, कि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया का पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अभी तक कोई ड्रा आया नहीं है। अब इसमें रीज़न पीछे क्या है? मेन रीज़न तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि जैसे इनका कोटा अगर आप यहाँ पे इस चार्ट में देख लीजिए कि 2024 का जो कोटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, 21,500 था। और ओंटारियो का जो 2025 का कोटा है वो 10,750 आधा कर दिया, क्योंकि सारा ही इन्होंने रिड्यूस किया था। तो वैसे तो ये बात हम रोज़ करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इसको एलेबोरेट भी करेंगे। तो इसका आधा कर दिया, ब्रिटिश कोलंबिया का भी आधा कर दिया, 15,000 थे 7,500 के आसपास आ गया। अल्बर्टा का 10,000 से 5,000 पे आ गया। इसी तरह 9,500 जो मैनीटोबा का था उसमें 4,750 हो गया। सस्केचवान 7,200 से 3,600 पे। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज सिर्फ 150 रह गया 300 में से। नोवा स्कॉशिया 3,150 पे आ गया 6,300 से। न्यू ब्रंसविक का 5,500 से 2,750 पे आ गया। प्रिंस एडवर्ड का 2,000 से 1,000 पे आ गया। न्यू फाउंडलैंड का 3,000 से 1,525 पे आ गया। लेकिन ये टोटल इसका जो है 2,525 है। उसके बाद यूकॉन का 430 से 215 है। न्यू फाउंडलैंड का 2,100 से 2,100 था, इसको कम दे रहे थे तो इन्होंने फिर इसका इंक्रीज करके 2,050 प्लस 400 तो 2,500 इसको न्यू फाउंडलैंड को ज़्यादा मिलेगा। 2,100 पिछले साल था, इस साल ऑलमोस्ट इसका उतना ही है, इसका कम नहीं हुआ है। न्यू फाउंडलैंड का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बाकियों का फर्क पड़ रहा है। अगर ये फिगर्स और फर्दर चेंज ना हो गए हों तो अभी तक जो डाटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन है। तो अब आगे बात करते हैं कि रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि जैसे लास्ट ईयर इन्होंने काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ लिए हैं। तो रिफ्यूजीज़ क्या है कि ज़्यादातर ओंटारियो वगैरह या ब्रिटिश कोलंबिया में सेटल होते हैं, तो कुछ क्यूबेक में जाते हैं। तो रिफ्यूजीज़ जब ज़्यादा यहाँ पे हो गए तो नेचुरल है इनका कोटा जो था वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा था नॉमिनेशंस देने में उनको। जब इनका कोटा वहाँ एग्जॉस्ट हो रहा था तो इन्होंने थोड़ा सा पॉइंट रेज किया कि बाकियों का कोटा भी हमें दो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा हम रिफ्यूजीज़ ही उधर शिफ्ट करते हैं। तो मार्क मिलर जो था पहला जो इमिग्रेशन मिनिस्टर था उसने डिस्कस किया, मगर प्रोविंसेस नहीं माने कि रिफ्यूजीज़ उधर शिफ्ट करेंगे। उन्होंने नहीं माना। जब उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपका कोटा भी हम सबका कोटा ही कम कर देते हैं। तो सबका कोटा जो है वो जब एलोकेशन नहीं आपने वो रिफ्यूजीज़ नहीं लेने तो एलोकेशन भी आपकी कम की जाएगी पीएनपी की। तो उस टसल के चलते पीछे ये बैकग्राउंड है, और भी कहानी लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। तो उस टसल के चलते इनका कोटा जो है रिड्यूस कर दिया गया। अब कोटा रिड्यूस तो हो गया, लेकिन जो ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया का उनका भी रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया है। जबकि ओंटारियो के पास जो रिफ्यूजीज़ वगैरह वो सबसे ज़्यादा हैं, दिक्कत उनको वहाँ आ रही है कि हम किसको छोड़ें, किसको रखें, क्या करें, क्या पॉइंट्स रखें, कैसे
जो है वो लगाएं हम कट ऑफ्स कि कैसे इनको रोका जाए। जैसे कोई स्कीम पॉलिसी बनी हुई है तो उस पॉलिसी में अब कैसे उनको लोगों को कम किया जाए। जैसे फेडरल की अगर बात करें तो फेडरल में फ्रेंच लैंग्वेज का बैरियर लगा दिया तो फ्रेंच लैंग्वेज वाले निकल रहे हैं आगे, 30,000 कैंडिडेट फ्रेंच लैंग्वेज वाले आ जाएंगे। इसी तरह कोई और लगा देंगे, CEC का लगा देंगे कुछ, उसमें निकल जाएंगे। अब जैसे उसके अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स ख़त्म कर दो तो कितने सारे लोग उस चक्कर में बाहर हो जाएंगे जो कि अभी कंपटीशन में थे। तो लोगों को बाहर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 5 लाख से 3 लाख समथिंग पे ला रहे हैं, जो इमिग्रेशन का है टारगेट्स हैं वो भी आधे किए जा रहे हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे मतलब उसको करने के लिए जो मेजर्स हैं वो यही हैं कि डिफरेंट बैरियर्स लगाते जाओ बीच में नए नए टाइप के, तो ऑटोमेटिकली लोग बाहर होते जाएंगे। ये सारी कहानी जो गेम प्लान है उसमें ये है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जितने कम कैसे करने हैं। स्टडी परमिट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। पिछले दिनों न्यूज़ थी कि 2.3 मिलियन स्टडी और वीज़ा परमिट्स जो हैं वो इन्होंने रिजेक्शंस आई हैं। तो 2.3 मिलियन मतलब 23 lakhs ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड। तो 23 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए, मतलब उन्होंने कम, जब लेने कम है तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ पॉइंट बना के उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही हैं। तो इसी तरह जब ये पॉइंट्स इसके ख़त्म हो गए रेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के तो ऑटोमेटिकली जो कट ऑफ पॉइंट था वो नीचे आ जाएगा और कितने लोग इसमें से कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जैसे कोई 500 पे था तो 450 पे चला गया, तो 450 आज के टाइम में ना CEC में आ सकता है ना जनरल में आ सकता है। आने वाले समय में क्या होता है वो देखते हैं। जैसे किसी का 490 था जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है 2-4 महीने में कोई बड़े ड्रास आ जाएँ उसके बाद हमारा नंबर आएगा, तो अगर 490 से 50 पॉइंट कम होते हैं 440 पे आएगा तो नहीं आएगा उसका नंबर। इसी तरह कोई 400 पे था वो 350 पे पहुंच जाएगा और 200 पॉइंट्स वाला तो और पीछे चला जाएगा। तो ये एक हथकंडे हैं कि किस तरीके से अगर इनटेक जो है किस तरीके से कम की जाएगी। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप एक बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन कहानी ये है कि अगर आदमी कम लेने शुरू किए, स्टूडेंट्स कम लेने शुरू किए, तो इनके पास वर्कर्स की शार्टेज आनी शुरू हो जाएगी। कनाडा से लोग बाहर भी जा रहे हैं। आप हालात वहाँ वैसे हो गए ना, हाउसिंग प्रॉब्लम है, फूड प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स के देखते हुए PR इजी नहीं रही तो लोग टिकेंगे क्यों वहाँ पे। जॉब नहीं है, खाने को कुछ नहीं, रहने को नहीं, यही मेन चीज़ जिसके लिए जाते थे वही चीज़ नहीं रही तो वहाँ क्यों टिकेगा आदमी, दूसरा कंट्री कोई देखेगा। तो इसलिए आने वाले समय में ये सब रिवर्सल होगा। मुझे तो लगता है कहीं नई गवर्नमेंट आने के बाद ही ना शुरू हो जाए। जैसे कि कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो कॉलेज बंद नहीं हुए, मतलब कोर्सेज उनमें बंद किए उन्होंने, और ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा चल रहा है गवर्नमेंट के साथ। कई मीटिंग्स कॉलेज वालों ने कर दी कि हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमें स्टाफ की शंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं है। फीस कहाँ से निकालेंगे, पैसे कहाँ से, स्टाफ को कहाँ से देंगे, तो उसको रन करना इंस्टीट्यूशन को मुश्किल हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के पास क्योंकि हाउसिंग प्रॉब्लम थी, जॉब प्रॉब्लम थी और दूसरी दिक्कतें थी, तो इसलिए उन्होंने ये जो स्टेप लिया है कि हम इनटेक्स कम करेंगे, तो अभी उस पे अड़े हुए हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होता है, दूसरा अमेरिका की वो जो कहानी चल रही है टैरिफ वार, उसके चलते अब इकॉनमी भी दिक्कत में आएगी नेचुरली। जब वो इकॉनमी में दिक्कतें होंगी तो ये सब चेंजेस दोबारा से करना पड़ सकता है, इनको इनटेक करनी पड़ सकती है, सॉफ्ट होना पड़ेगा। मे बी उम्मीद है कि ये रिवर्स होगा, चाहे 6 महीने बाद करें चाहे साल बाद करें, दे विल हैव टू रिवर्स द थिंग्स। और इस सब से कोप अप करने के लिए एक तो इन्होंने इनटेक कम की है, दूसरा इन्होंने किया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट्स दे के उनको PR जल्दी करने की जो इन्होंने प्रोग्राम या पॉलिसी बनाई हुई है। तो
गवर्नमेंट जो है वो उनके डिसीजन मेकिंग वाले वो कर रहे हैं कोशिश के किसी तरीके से हमारे पास फैसिलिटी हो जाए, हाउसिंग फैसिलिटी अगर हो जाती है एडिक्वेट तो तभी वो और लोगों को ले सकते हैं। तो जब हाउसिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर ये लोगों को भी लिया जाएगा, बट दैट इज़ ए वेटिंग पीरियड मे बी ऑफ 6 months, मे बी ऑफ 1 year, बट आई डोंट थिंक इट कैन प्रोलॉन्ग फॉर मोर देन 1 year। 1 साल से ज़्यादा ये खींचने वाला काम नहीं है। बाकी देखिए कंट्रीज़ के हालात क्या होते हैं, उसके बाद सही सिचुएशन सामने आएगी। जो आजकल ट्रेंड जो चल रहा है, वर्ल्ड का जो सिनेरियो है और जो यूएस कर रहा है, टैरिफ वार जो चला रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड सभी कंट्रीज़ के साथ, तो उसका क्या आउटकम आता है ये देखना पड़ेगा अभी। बट मोटे तौर पे मैं जो बात बता रहा हूँ, अगर ये नॉर्मल सिचुएशन रहती है तो इनको वापस लेना पड़ेगा लोगों को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा इनटेक जो है। तो इनटेक अगर बढ़ाएंगे, जैसे स्टूडेंट्स की बढ़ाते हैं तो पैसा आता है, इनके पास रेवेन्यू आता है, वर्क फोर्स मिलती है। जब वर्क फोर्स ही नहीं रहेगी तो काम कौन करेगा? इनका सारा जो काम है वो भी खराब हो जाएंगे फिर। तो ये था इनटेक का, और ये जो रिफ्यूजीज़ की कहानी थी ये सब उसके चलते इन्होंने कम कर दिया है पीएनपी का इनटेक। इसीलिए आपको ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया का अभी तक ड्रा नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये जो नया जो आ जाएगा सीआरएस पूल की स्टैंडिंग, उसके बाद ड्रा शुरू होता है या नई इलेक्शन के बाद होता है। अभी कब होता है, होगा तो सही। जो ये एलोकेशन है ये तो पूरी करेंगे वो, बाकी तो नेगोशिएट करते रहेंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको और देती है कोटा तो ठीक है, अदरवाइज़ ये वाला तो पूरा करेंगे ही करेंगे वो लोग। तो अभी तक क्योंकि छोटे प्रोविंसेस ने तो किया है, बड़े प्रोविंस का तो आ ही नहीं रहा कुछ भी, तो ये भी आएगा। तो इसकी चिंता, हाँ मैनीटोबा और अल्बर्टा के तो कुछ ड्राज आए हैं, और जैसे ही ड्राज आते हैं हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो बाकियों के थोड़े कम ही आ रहे हैं। लेट अस सी के कब तक ये ड्राज रिज्यूम होते हैं। तो आज की वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, टॉपिक्स काफ़ी हैं, तो अगले टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम सीआरएस पूल के बारे में बात करेंगे, कुछ और करंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी टेकअप करेंगे, अगला ड्रा में क्या सिचुएशन हो सकती है, ये सारी बातें अगले में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।